Hello everyone and welcome back to your business study class. We will continue our topic techniques of scientific management. Sixth technique of scientific management is motion study. As its name suggests, motion study. In this technique, we determine the motions, we determine the movements of a worker while performing a job or while performing a work. इस टेक्निक में हम वर्कर्स की मूवमेंट को डिटरमाइन करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक वर्कर जब वर्क परफॉर्म कर रहा है तो किस तरह की मूवमेंट्स कर रहा है. हमें वो मूवमेंट्स देखने की, कौन कौन सी मूवमेंट कर रहा है, वो कैसे कैसे मोशन कर रहा है वो. ओके, आफ्टर दैट वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द मूवमेंट्स, देन we differentiate between the productive and unproductive movement. Now, what is the meaning of productive and unproductive? Productive movements वो movement है जो कि required है, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए required है, जो कि हमें लगता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जरूरी है, इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है जो हमें लगता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जरूरी नहीं है, ये बस प्रोडक्शन के प्रोसेस को बढ़ा रही हैं, उसके टाइम को इंक्रीज कर रही हैं. तो हमें ऐसी दोनों एक्टिविटीज को, इन दोनों मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके बीच में डिफरेंस करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. हमें कुछ ऐसा करना है कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उसको एलिमिनेट कर सके, उनको हटा सके. अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं रखना. मोशन स्टडी के पीछे टेलर का यही व्यू था कि हमें अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करना है, उसको एलिमिनेट करना है. क्योंकि अगर हम अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं तो उससे वर्कर को क्या होता है, वर्कर फील्स टायर्ड, वर्कर को थकावट महसूस होती है, वो फटीग फील करता है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस. बट अगर हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा देंगे तो वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक वर्कर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, मशीन के ऊपर, मशीन पर वर्क करते हैं. अब उस मशीन पे जो टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, मशीन पे वर्क करते वक्त आपको टूल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने अपनी मशीन के नीचे रखती है. अब क्या होता है, जब आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है आप नीचे डाउन होते हो, टूल्स को उठाते हो, ठीक करते हो अपनी मशीन को, टूल्स को यूज करते हो, फिर नीचे रखते हो टूल्स को. फिर अगेन आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप फिर नीचे होते हो, डाउन होते हो, बेंट होते हो, फिर टूल्स को लाते हो. ऐसे ही आप बार बार करते हैं तो क्या हुआ, आपको कितनी ही बार बेंट होना पड़ रहा है, डाउन होना पड़ रहा है. तो ये क्या है, ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्या है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, अनप्रोडक्टिव मोशन है. और टेलर के अकॉर्डिंग हमें इस मूवमेंट को हटाना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, बेंट होंगे बार बार, तो कहीं ना कहीं हम टायर्ड फील करेंगे, हमारी एफिशिएंसी उसमें रिड्यूस हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, अपनी मशीन के पास एक टेबल लगा देना है और उसके ऊपर टूल्स को रख देना है. तो उससे क्या हुआ, हमारी नीचे झुकने की जो एक्टिविटी थी, जो मूवमेंट थी, वो खत्म हो गई, हमारा टाइम बचा और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ी, क्योंकि अब हम थकावट नहीं फील कर रहे, फटीग नहीं फील कर रहे, टायर्ड महसूस नहीं कर रहे, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो टेलर का यही व्यू था कि हमें मोशन स्टडी करनी चाहिए, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को देखना चाहिए, मूवमेंट्स को देखना चाहिए, और फिर जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके. आफ्टर दैट, सेवेंथ टेक्निक, फटीग स्टडी. It refers to determine the duration and frequency of rest interval to complete a particular work. देखिए, जब भी हम कोई वर्क करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, whenever we perform a work for a long time, we feel tired. जब भी किसी जॉब को हम लंबे समय तक करें तो हमें टायर्ड फील होता है, हम थकावट महसूस करते हैं. उस समय हमें किसकी नीड अराइज होती है, रेस्ट की. हमें लगता है कि हमें रेस्ट चाहिए, और जब हम रेस्ट कर लेते तो अगेन हमें दोबारा से अपनी एफिशिएंसी मिल जाती है, वही पुरानी एफिशिएंसी आ जाती है.
आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, आपका फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड में आप काफी फ्रेश होते हैं, सेकंड में भी फ्रेश होते हैं, लेकिन सेकंड के बाद आप टायर्ड फील होने लगते हैं, आप में उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती जितनी मॉर्निंग में रहती है। तो आपके स्कूल में आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, दोबारा रीगेन करने के लिए फ्रूट ब्रेक कर दिया। आफ्टर 2 पीरियड्स फ्रूट ब्रेक फॉर 5 मिनट और 7 मिनट का हमने क्या कर दिया, फ्रूट ब्रेक कर दिया। 2 पीरियड्स के बाद हमने क्या किया, फ्रूट ब्रेक। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फिर 2 पीरियड के बाद थर्ड और फोर्थ पीरियड को छोड़ के इसके बाद आपकी रिसेस हुई, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि कितने टाइम के बाद रेस्ट चाहिए। लाइक 2 पीरियड्स के बाद हमें रेस्ट चाहिए, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बाद रेस्ट चाहिए, देन थर्ड और फोर्थ पीरियड के बाद हमें रेस्ट चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कितनी ड्यूरेशन का चाहिए। लाइक फ्रूट ब्रेक होता है तो उसमें आपको कितनी ड्यूरेशन का चाहिए, 5 मिनट और 7 मिनट, इतना सफिशिएंट है। फ्रूट ब्रेक में आप इतने मिनट में अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं, दोबारा से एनर्जी रीगेन हो जाती है, क्योंकि 2 पीरियड्स में आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं हुई अभी। उसके बाद बट जब आपकी रिसेस होती है तो अब आपको ड्यूरेशन इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि आप 4 पीरियड्स लगा चुके हैं। अब 5 मिनट से बात नहीं बनेगी, आपका जो ड्यूरेशन है इंटरवल का वो बड़ा होना चाहिए, 20 मिनट की रिसेस हो आपकी, तभी आप एनर्जी रीगेन कर पाएंगे। तो ऐसे ही टेलर का मानना था कि अगर कोई वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करता है एक जॉब पे लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो भी टायर्ड फील करता है, और ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए टाइम टू टाइम इंटरवल्स देने चाहिए, सही ड्यूरेशन के और सही इंटरवल पे, ठीक है, सही फ्रीक्वेंसी पे उनको रेस्ट देना चाहिए, ताकि वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी रीगेन कर सके। It refers to determine the duration and frequency of rest interval to complete a particular work. एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी देर का रेस्ट चाहिए और कितने टाइम के बाद, कितने कितने घंटे के बाद हमें रेस्ट चाहिए, इसको डिटरमाइन करना ही फटीग स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है। अ पर्सन क्यों रखी है, बिकॉज अ पर्सन गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही नीड्स रेस्ट टू रीगेन देयर एफिशिएंसी, और अपनी एफिशिएंसी को रीगेन करने के लिए उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देन आवर 8th टेक्निक, डिफरेंशियल वेज और पीस वेज सिस्टम। ये जो टेक्निक है ये वेज को डिसाइडेड करने के लिए बनाई गई है। इसमें टेलर ने 2 वेज रेट रखे हैं। टेलर का मानना था कि जो भी हम वेजेस देते हैं वो हमें टाइम के बेस पे नहीं देनी कि एक वर्कर ने कितने टाइम काम किया है, हमें किस बेस पे देनी है कि एक वर्कर ने कितना वर्क किया है। इन दिस सिस्टम वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन, वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट इन डूइंग द वर्क। उस वर्क को करने में उसने कितना टाइम लगाया है उस बेस पे हमें वेजेस नहीं देनी, सैलरी नहीं देनी, हमें किस बेस पे देनी कि उसने कितना वर्क किया है। मंथली सैलरी नहीं, वर्क के बेस पे सैलरी देनी, मतलब पीस के बेस पे कि कितने पीसेस हमने बनाए, कितना प्रोडक्शन किया है, कितने यूनिट्स हमने बनाए। अब इसमें टेलर ने 2 रेट फिक्स किए, एक हाई रेट और एक लो रेट। 2 वेज रेट आर फिक्स्ड, हाई रेट for those who are produce more than the standard unit. हाई रेट किसको दिया गया, जिन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस की। लाइक कंपनी ने बोल दिया कि आपने एक दिन में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अगर आप 50 से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, और अगर आप 50 से कम करोगे तो आपको कम। तो यही है यहाँ पे 2 वेजेस, वेज रेट आर फिक्स्ड, high rate for those who produce more than the standard unit and low rate for those who are not able to produce standard unit. जो वर्कर स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उनको लो रेट देना। This technique helps in motivating the employees and differentiate between the efficient and non-efficient employees. एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है ये स्कीम,
हमारी जो ये टेक्निक है। क्योंकि अगर हम टाइम पे के बेस पे किसी को वेजेस दें, तो एक पर्सन ने एक दिन काम किया, उसने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए, उसको भी 500 दिए जा रहे हैं। और एक पर्सन है जिसने 40 यूनिट प्रोड्यूस किए एक दिन में, उसको भी 500 दिए जा रहे हैं डे के बेस पे, कि एक दिन काम किया है तो एक दिन के 500 है। अब जिसने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए वो भी 50 ले रहा है, जिसने 40 प्रोड्यूस किए वो भी 500 ले रहा है। तो फिर क्या बेनिफिट हुआ? एफिशिएंट वर्कर क्या हो जाएगा, इसे डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, वो कहेगा मेरे को क्या फायदा ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने का, मैं भी कम प्रोड्यूस करूं, उसको भी इतनी सैलरी मिलती है, इतनी वेजेस मिलती है, मुझे भी इतनी वेजेस मिलती है। तो वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, इससे वो डीमोटिवेट हो जाता है। बट अगर हम पीस के बेस पे उनको सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, तो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, और प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एफिशिएंट एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को पता लग पाएगा कि कौन से वर्कर एफिशिएंट है और कौन से इनएफिशिएंट है, कौन से वर्कर जस्ट टाइम पास करके चले जाते हैं। तो इससे हमें ये बेनिफिट भी मिलेगा। एंड लास्ट स्टडी दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स चेंजिंग द माइंड, माइंड को बदलना, माइंड की रेवोल्यूशन लाना, क्रांति लाना। किनके माइंड को बदलना? बोथ द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स, changing the mind of both management and the workers. It refers to change in the attitude of management and workers toward each other from competition to cooperation. यहाँ पे हमें इन दोनों का एटीट्यूड बदलना है। किस चीज से? कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करें, एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। वर्कर्स ये नहीं सोचे कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करती है, और मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचे कि वर्कर्स काम नहीं करते, वो काम को इग्नोर करते हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, मैनेजमेंट का सोचना होता है कि वर्कर को सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, ये काम तो करते नहीं है, काम चोर हैं, काम से बचने की कोशिश करते हैं। और वर्कर्स की ये थिंकिंग होती है कि मैनेजमेंट को जस्ट हमसे काम चाहिए, हमें अच्छी सैलरी नहीं देती है, हमें अच्छी फैसिलिटीज नहीं देती, हमारी मेहनत से जो भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी अपने पास रख लेती है, हमें जस्ट कुछ पॉइंट पोर्शन दे देती है। ऐसा नहीं सोचना, दोनों को मिलके काम करना है, कोऑपरेट करना है, एक दूसरे से फाइट नहीं करना प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बल्कि क्या करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के मेथड फाइंड आउट करने हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में सोचना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसमें से कुछ पोर्शन एज अ बोनस अपने वर्कर्स को दे। उसको अपने माइंड को बदलना है कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये हमें वर्कर्स के कारण से हो रहा है, और वर्कर्स को भी स्ट्राइक्स पे नहीं जाना, लॉकआउट्स नहीं करने, उनको ये देखना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो रहा है। दोनों को एक दूसरे के लिए माइंड चेंज करना है, यही हमारा मेंटल रेवोल्यूशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड these techniques of scientific management very well. Okay, thank you very much. Goodbye and take care.